हेलो दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। इस हफ्ते की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की टॉप न्यूज लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर हूं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली घटना जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस हफ्ते घटी, जो काफी चर्चा में रही। उसमें भारतीय वैज्ञानिकों ने कमाल का काम किया है। क्या कमाल का काम किया है आप सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। भारतीय वैज्ञानिकों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये जो कमाल किया है, इसमें किया यह है कि बैक्टीरिया को एक कंप्यूटर में बदल दिया है, यानी जीवाणुओं को एक कंप्यूटर में बदल दिया है। जी हां, ये जो बैक्टीरिया होंगे जिनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है, आनुवांशिक रूप से बदला गया है, ये ऐसे बैक्टीरिया होंगे जिनसे अगर आप कोई सवाल पूछेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पूछेंगे, यानी गणित से संबंधित सवाल पूछेंगे, तो ये बैक्टीरिया जो है वो उसका जवाब हां और ना में देंगे। जी हां, बिल्कुल ये बात सच है। और ये कमाल क्या है, ये जो पूरी की पूरी न्यूज है वो दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मैगजीन नेचर में छपी है। और यह कारनामा किया है साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के वैज्ञानिकों ने। और यह जो बैक्टीरियल कंप्यूटर तैयार किया है, इसमें किया क्या है कि जो बैक्टीरिया है, इसमें से एक बैक्टीरिया काफी आपने नाम सुना होगा, उसका नाम होता है ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है, ये इसका जो फुल नेम है वो एस्चेरिचिया कोलाई नाम का बैक्टीरिया होता है। यह बैक्टीरिया हर जगह पे पाया जाता है, हमारी बॉडी में भी पाया जाता है, साथ ही साथ हमारे इस पर्यावरण में भी पाया जाता है। तो जो ये ई कोलाई बैक्टीरिया है, इस ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाले डीएनए, यानी कि इसके जो जेनेटिक मटेरियल है, इसमें बदलाव कर दिया। और ये जो जेनेटिक मटेरियल यानी इसके डीएनए में जब बदलाव किया, तो ये एक ऐसे प्रोटीन बनाने लगा कि अगर इस तरीके से इसको इस तरह से कोड किया गया है, इस तरीके से इसके डीएनए में बदलाव किया है हमारे देश के वैज्ञानिकों ने इस बैक्टीरिया के अंदर, कि अगर आप कोई मैथमेटिकल सवाल इससे पूछते हैं, कोई कैलकुलेशन इसको दी जाती है, यानी कि सारे बैक्टीरिया को अगर आप इस तरीके के जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया है, अगर इनको एक सॉल्यूशन में रखा जाता है और अगर इनसे कोई सवाल पूछा जाता है, अगर उस सवाल का जवाब, यानी कि जैसे पूछा गया इस 7 डिविजिबल बाई 7, क्या जो 7 नंबर है वो क्या डिवाइड हो सकता है 7 से, तो अगर इस तरीके के आप सवाल पूछते हैं, इनसे सवाल पूछते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ये बैक्टीरिया, अगर इसका जवाब हां में आता है, यानी कि अगर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसको देते हैं और अगर इसका जवाब हां होता है, तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपने कलर को, ठीक है, अपने अंदर से एक विशेष प्रकार का प्रोटीन निकालने लगते हैं और उसकी वजह से उनका रंग बदल जाता है, जैसे कि उनका रंग बदलकर हरा फ्लोरोसेंट कलर में चेंज हो जाता है। तो अगर मान लीजिए आप कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन उनको देते हैं ऐसे बैक्टीरिया को, और उनका कलर फ्लोरोसेंट यानी चमकदार हरे कलर में बदल जाता है, जिस तरीके से मेरी ये पेन है, तो इसका मतलब उसका जवाब हां है, ऐसा हो सकता है, ये जवाब सही है। लेकिन अगर उसी जगह पर बैक्टीरिया जो है कुछ ऐसे प्रोटीन बनाते हैं जैसे कि लाल प्रोटीन बनाते हैं जिससे कि उनका रंग बदलकर लाल कलर में बदल जाता है, ठीक है, यानी बैक्टीरिया लाल कलर का प्रोटीन बनाने लगता है, लाल कलर की चमक के दिखाई देने लगते हैं। तो ये जो इसका मतलब ये होता है कि वो जो सवाल आपने पूछा है उसका जवाब ना है, उसका जवाब नहीं है, मतलब समझिए। तो क्या हुआ है, मैं इसको समराइज कर दूं कि ई कोलाई बैक्टीरिया लिया गया। ये बैक्टीरिया हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे शरीर में पाया जाता है। इस ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, उसको इस तरीके से चेंज किया गया, इस तरीके से प्लान तरीके से चेंज किया गया कि जब भी कोई क्वेश्चन, जब भी ये किसी ऐसे प्रभाव में, मतलब इसके अंदर कुछ ऐसे सॉल्यूशन डालकर इसको इंडिकेट किया जाएगा कि इसे जब भी कोई सवाल पूछा जाएगा तो ये अपने रंगों में परिवर्तन कर देगा। रंगों में परिवर्तन कैसे होगा कि ये डीएनए, जो इसके अंदर जो डीएनए है वो एक विशेष प्रकार का प्रोटीन बनाने लगेगा। हां अगर जवाब होता है तो फ्लोरोसेंट फ्लोरोसेंट यानी चमकदार हरे कलर का प्रोटीन एक पदार्थ बनाने लगेगा, जिससे कि इसका रंग हरा कलर में बदल जाएगा। फाइनली जो है इसका मतलब, अगर इस तरीके से बैक्टीरिया चमकने लगे तो इसका मतलब हो जाता है हां। लेकिन उसी जगह पर अगर ये ऐसा प्रोटीन बनाए जिससे कि इसका पूरा कलर जो है वो चेंज होकर लाल कलर में बदल जाए, तो इसका मतलब होता है, जवाब होता है कि ना, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्रोटीन का फॉर्मेशन करके जेनेटिक मटेरियल को चेंज किया गया। जेनेटिक मटेरियल को इस तरह से मतलब इस तरीके से इन्हें जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है कि ये हां और ना के जवाबों में अलग अलग रंग बदलकर अपना जवाब यस और नो में दे सकते हैं। तो ये बड़ी कमाल की बात है, बड़ी शानदार बात है, और इसे भारत के
वैज्ञानिकों ने किया है। ठीक है, वैज्ञानिकों ने किया है और इसमें जो बैक्टीरिया यूज किया है उसको मैंने आपको बता लिया, ई कोलाई बैक्टीरिया है और ये एक तरीके का बैक्टीरियल कंप्यूटर भी कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये पहली अभी बहुत छोटा सा प्रयास है, अभी ये यस और नो में जवाब दे रहा है। हो सकता है फ्यूचर में आप पूरा का पूरा कंप्यूटर जो है वो इन्हीं बैक्टीरिया से तैयार किया जा सके, जो आपके हर सवाल का जवाब दे सकेंगे। इसके बाद जो दूसरी ये कमाल की न्यूज सुनने के बाद जो दूसरी न्यूज काफी चर्चा में रही है वो है वन डे वन जीनोम पहल। ये वन डे वन जीनोम पहल जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भारत के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने इसकी शुरुआत करी है और इसमें खास बात क्या है, यह भी बैक्टीरिया से जुड़ी हुई न्यूज है। इसकी खास बात यह है कि भारत में बहुत अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। तो ये जीवाणु जो है वो कृषि के क्षेत्र में भी यूज होते हैं। आपको पता है कि नाइट्रोजन के परिवर्तन में, यानी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को परिवर्तित करने में, जिससे कि हमारे खेतों में उसका उपयोग हो सके, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया यूज होते हैं। हमारे शरीर में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे शरीर को बहुत फायदा पहुंचाते हैं, उन्हें प्रोबायोटिक्स कहते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत सारे कह सकते हैं कि पर्यावरण को स्वच्छ करने में यूज हो रहे हैं, जैसे ऑयल ज़ैपर बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया की बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो कि हमारे भारत देश में पाई जाती हैं, जिनका विभिन्न प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। उनका स्वास्थ्य क्षेत्र में उपयोग किया जा सकता है, उनका कृषि क्षेत्र में उपयोग किया जा सकता है, उनका जो है वो आपके पर्यावरण संरक्षण में उनका उपयोग किया जा सकता है। तो बहुत तरीके के बैक्टीरिया भारत में पाए जाते हैं, भारत में बहुत तो अब ये जो पहल की गई है वन डे वन जीनोम पहल, जो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने स्टार्ट की है, इसका एम ये है कि हम रोज एक बैक्टीरिया के डीएनए के बारे में, एक बैक्टीरिया के जो जेनेटिक मटेरियल है, अनुवांशिक पदार्थ हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। और भारत में जब इन सारे जेनेटिक जो बैक्टीरिया हैं, इनके जब जेनेटिक मटेरियल को, इनके डीएनए को, इनके अनुवांशिक पदार्थों को समझा जाएगा, तो समझकर हर बैक्टीरिया को कैटेगराइज किया जाएगा कि कौन सा बैक्टीरिया जो है वो हमारे लिए लाभदायक है, कौन से बैक्टीरिया हानिकारक है, कौन सा बैक्टीरिया किस क्षेत्र में लाभदायक है, कृषि के क्षेत्र में कौन सा लाभदायक है, चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सा लाभदायक है, ठीक है, पर्यावरण के क्षेत्र में कौन सा लाभदायक है, तो सबको कैटेगराइज किया जाएगा। तो मतलब यह है कि ये जो वन डे वन जीनोम पहल है, इसमें भारत के अंदर पाए जाने वाले जितने भी टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, उनके डीएनए की पहचान करके, उनके अनुवांशिक पदार्थों की पहचान करके उनको कैटेगराइज करना और उनका उपयोग कहां कहां पे किया जा सकता है उसको क्रमबद्ध कर तरीके से अलग करके एक पूरी डायरेक्टरी बनाना, जिससे कि हम हर बैक्टीरिया की पहचान कर सकें और फ्यूचर में उनका उपयोग मानवता के लिए किया जा सके। तो इसको शुरू किया गया है। तो ये मैंने जैसा पहले भी बताया कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग की यह पहल है और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान तथा नवाचार परिषद यानी बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल ब्रिक, ये दोनों की पहल है, यानी जैव प्रौद्योगिकी विभाग की भी है और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद की ये पहल है, जिसमें विस्तृत अध्ययन किया जाएगा भारत में पाए जाने वाले बैक्टीरिया यानी कि जो जीवाणु हैं उनके बारे में। ठीक है, तो एक पूरा का पूरा एक डेटा हमारे पास होगा कि भारत में किस प्रकार के जीवाणु हैं, कुछ कौन कौन से ऐसे जीवाणु हैं जो हमारे लिए लाभदायक हैं, कौन कौन से जीवाणु जो है हमारे लिए हानिकारक हैं। ठीक है, हानिकारक हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूज जो आ रही है वो है स्पेस एक्स के फाल्कन 9 ने भारतीय उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया। भारत का एक सैटेलाइट जिसका नाम जो है वो क्या है, GSAT-20 जिसे कहा गया है। ये जो GSAT-20 नाम का सैटेलाइट है, इसको स्पेस एक्स कंपनी, इलॉन मस्क को तो आप जानते ही होंगे, तो इलॉन मस्क की कंपनी जो स्पेस एक्स है उसकी मदद से अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है। और ये अभी तक का जो है, ये एक तरीके का, पहली बात तो ये एक दूर संचार उपग्रह है, टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है। टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट का मतलब यही है कि ये हमें जो है वो दूर संचार सेवाएं देगा, हमारे मोबाइल फोन के कम्युनिकेशन में मदद करेगा, टीवी के प्रोग्राम्स देखने में मदद करेगा, इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से जितने भी दूर संचार के काम हो सकते हैं वो ये GSAT-20 करेगा। और इसको अंतरिक्ष में स्थापित करने का काम किसने किया? आपके स्पेस एक्स कंपनी ने किया। अब मामला यह हो जाता है कि सर स्पेस एक्स कंपनी से ही क्यों स्थापित, यानी स्पेस एक्स के रॉकेट के द्वारा इसको स्थापित
स्थापित कैसे किया गया? स्पेस एक्स जो की कंपनी है उसके रॉकेट जो फाल्कन 9 नाम का रॉकेट है उसमें इसको रखकर इसको अंतरिक्ष में छोड़ा गया। अब सवाल ये उठता है कि सर जब हमारे पास पीएसएलवी है, हमारे पास जीएसएलवी जैसे रॉकेट है, तो हमने इनका यूज क्यों किया, यानी कि हमने स्पेसएक्स की मदद क्यों ली? तो सवाल का जवाब यह है कि यह बहुत ज्यादा भारी सैटेलाइट था। यह लगभग 4500 से लेकर 4800 किलोग्राम का ये सैटेलाइट था, और इतने भारी सैटेलाइट को ले जाने की क्षमता जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कक्षा में, यानी पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर की कक्षा में 36,000 किलोमीटर की दूरी की कक्षा में ले जाने की जो क्षमता है वो अभी भारत के पास नहीं है। हमारा जो जीएसएलवी रॉकेट है उसके पास भी इतने भारी सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनस उसमें कह सकते हैं ऑर्बिट में, यानी कक्षा में जो 36,000 किलोमीटर की दूरी पर है वहां पर ले जाने की क्षमता उसके अंदर नहीं है। तो ये बहुत भारी सैटेलाइट था, इसी वजह से जो हमारे पास इतने भारी सैटेलाइट को भेजने की क्षमता नहीं थी, इसलिए हमने स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट की मदद ली उसको अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित करने के लिए। तो ये सवाल का आपको जवाब मिल गया होगा कि ये ऐसा हमने क्यों किया। अब बात आती है कि ये जो GSAT-20 है, इसे इतना भारी सैटेलाइट गया है तो इसका यूज क्या होगा, क्या ये रेवोल्यूशन ला देगा? तो सबसे बड़ा रेवोल्यूशन ये लाएगा कि ये जो है इसके अंदर पहली बार भारत ने KA बैंड का ट्रांसपॉन्डर यूज किया है। अब ट्रांसपॉन्डर क्या होता है? असल में सैटेलाइट के अंदर कुछ मशीनें लगी होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीनें लगी होती हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक मशीनें ट्रांसपॉन्डर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ट्रांसपॉन्डर कहलाती हैं। इन्हें ट्रांसपॉन्डर कहते हैं। अब ये जो ट्रांसपॉन्डर नाम की मशीनें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, यही इनका काम क्या होता है? पृथ्वी से अगर आप कोई रेडियो तरंगे भेजते हैं, मान लीजिए अपने मोबाइल से रेडियो तरंग, मोबाइल आपने ऑन किया और उसके बाद आपने किसी को मोबाइल से जो है वो नंबर डायल किया, नंबर जैसे आप डायल करते हैं यहां से रेडियो तरंगे निकलती हैं, ये सैटेलाइट पर पहुंचती हैं। सैटेलाइट पर पहुंचने के बाद ये ट्रांसपॉन्डर उनको रिसीव करके उन्हें प्रोसेस करके और फिर इसे वापस पृथ्वी पर भेज देता है। ठीक है, वापस भेज देता है। तो ट्रांसपॉन्डर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो कि पृथ्वी से आने वाले रेडियो सिग्नल को रिसीव करके और उसे प्रोसेस करके वापस पृथ्वी पर जहां पर आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जहां पर आप बात करना चाहते हैं, वहां पर इसको आपके कम्युनिकेशन को ट्रांसफर कर देता है। तो ट्रांसपॉन्डर जो है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के होते हैं, अलग अलग आवृत्ति के होते हैं। जो सबसे बेहतरीन आवृत्ति होती है, जो सबसे उच्चतम आवृत्ति होती है, वो होती है के बैंड ट्रांसपॉन्डर की। बहुत तरीके के ट्रांसपॉन्डर्स होते हैं, जैसे कि सी बैंड ट्रांसपॉन्डर होता है, एक्स बैंड ट्रांसपॉन्डर होता है, एस बैंड ट्रांसपॉन्डर होता है, के यू बैंड ट्रांसपॉन्डर होता है, के बैंड ट्रांसपॉन्डर होता है। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के, अलग अलग आवृत्ति के अलग अलग ट्रांसपॉन्डर होते हैं, उनका अलग अलग काम होता है। जो सबसे बेहतरीन आवृत्ति का ट्रांसपॉन्डर होता है वो के बैंड का ट्रांसपॉन्डर होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 27 से लेकर 40 गीगाहर्ट्ज की के करीब की होती है। अब ये सबसे उच्चतम क्वालिटी का जो ट्रांसपॉन्डर है उसका उपयोग पहली बार भारत ने GSAT-20 नाम के उपग्रह में किया है। तो GSAT-20 नाम के उपग्रह में के बैंड के यानी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले ट्रांसपॉन्डर्स का उपयोग किया गया है। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा यह होगा कि दूर दराज क्षेत्रों में जहां पर कम्युनिकेशन की कमी होती है, वहां पर जहां पर कम्युनिकेशन करना यानी कि वहां पर दूर संचार कर पाना मुश्किल होता है, वहां पर भी हम इसकी मदद से दूरसंचार कर सकेंगे। वहां पर भी इंटरनेट प्रोवाइड कर सकेंगे जहां पर इंटरनेट अभी जो है वो पहाड़ी जगहों पर या कोई दूरस्थ बहुत दूर जगह है, दूर जगह जहां पर हमारा नेटवर्क नहीं मौजूद है, वहां पर भी हम इस सैटेलाइट की मदद से कम्युनिकेट कर सकते हैं, वहां पर भी दूरसंचार स्थापित कर सकते हैं, वहां पर भी इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं। यह फायदा होगा। और एक बड़ा फायदा यह है कि अभी तक जहाज में जब आप बैठते हैं, जब कभी भी आप जहाज की यात्रा करते हैं, तो जहाज की यात्रा में जब आप यात्रा करते हैं तो जैसे जहाज में आप बैठते हैं तुरंत आपका फोन जो है वो फ्लाइट मोड में लगवा दिया जाता है, कि फ्लाइट मोड में लगवा दिया जाता है या स्विच ऑफ करा दिया जाता है या फ्लाइट मोड में लगा दिया जाता है। यानी कि आप जहाज में कभी भी भारत में अगर आप यात्रा करते हैं और जहाज की यात्रा करते हैं तो आप जहाज के अंदर इंटरनेट का उपयोग नहीं कर सकते हैं, तुरंत फ्लाइट मोड लगवा दिया जाता है या फोन स्विच ऑफ करा दिया जाता है। ऐसा अभी तक नहीं, अभी तक आप जो है वो इंटरनेट का उपयोग जहाज में बैठकर नहीं कर सकते थे। लेकिन जो GSAT-20 हमने भेजा है, अब क्योंकि इसके अंदर बेहतरीन फ्रीक्वेंसी के ट्रांसपॉन्डर्स हैं और ये बहुत ही उच्च क्षमता वाला है, तो अब क्या होगा कि भारत में एक नए युग की शुरुआत होगी। और नए युग की क्या शुरुआत होगी कि भारत में अब जहाज की यात्रा करते हुए भी आप अपना इंटरनेट यूज
कर सकते हैं, इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो है बहुत बड़ी सुविधा जो मिलने जा रही है GSAT-20 की मदद से। तो GSAT-20 दूरस्थ स्थानों पर, ठीक है, जहां जहां पे कम्युनिकेशन नहीं स्थापित हो पाता है नॉर्मली, वहां पर भी कम्युनिकेशन स्थापित करने में मददगार होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाज में भी बैठकर अब हम इंटरनेट का मजा ले सकते हैं, इंटरनेट का फायदा ले सकते हैं। तो ये सब इसके फायदे हैं, ठीक है। और इसकी जो अवधि होगी, यानी ये सैटेलाइट लगभग 14 वर्षों के लिए काम करेगा, यानी कि अभी इसको भेजा गया है तो अब ये 14 वर्षों तक काम करेगा। और इसकी मदद से क्या क्या हो सकेगा वो मैंने आपको बता दिया कि इससे बेहतरीन जो है वो हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट आपको मिलेगा, डिजिटल वीडियो ट्रांसमिशन हो सकेगा, ऑडियो ट्रांसमिशन होगा, इन फ्लाइट कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। तो ये इसके फायदे हैं, ठीक है। और अभी तक का भारत द्वारा भेजा गया सबसे भारी उपग्रह है ये, ठीक है, दूरसंचार उपग्रह है। फिर उसके बाद बात करते हैं भारत की पहली डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी। अब ये डायरेक्ट टू सैटेलाइट कनेक्टिविटी क्या होती है कि असल में होता क्या, पहले इसकी टेक्निकल समझ लीजिए कि होता यह है कि जब कभी भी हम लोग किसी भी जगह पर अगर कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं, मान लीजिए मैंने यहां से मोबाइल कम्युनिकेशन स्थापित करने की कोशिश करी, तो क्या होता है कि हमारा एक पूरा नेटवर्क सिस्टम काम करता है, हर जगह नेटवर्क सिस्टम काम करता है जहां पर हम टावर लगाते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हम मोबाइल से किसी दूसरे मोबाइल को कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो है वो सैटेलाइट से, डायरेक्ट सैटेलाइट से संपर्क नहीं होता है। पहले हमारी जो कम्युनिकेशन होता है वो जाता है हमारे जो जिस भी, मान लीजिए कि हम फोन यूज कर रहे हैं वोडाफोन का, तो वोडाफोन का कम्युनिकेशन अगर हम कम्युनिकेशन नेटवर्क यूज कर रहे हैं तो पहले मेरे फोन का नेटवर्क जो है वो, यानी कम्युनिकेशन वोडाफोन के टावर पर जाएगा, फिर टावर जो है सैटेलाइट को कनेक्ट करेगा, फिर ये सैटेलाइट उस जगह को कनेक्ट करेगा जहां आप बात करना चाहें उसके करीबी जो है वो टावर को कनेक्ट करेगा, फिर ये करीबी टावर जो है इसको कम्युनिकेट करेगा जहां पर आप बात करना चाह रहे हैं। तो मतलब यह है कि अभी तक होता क्या है कि हम लोग डायरेक्ट जो है वो सैटेलाइट से सैटेलाइट पर संपर्क नहीं कर पाते हैं, ठीक है। यानी आपने यहां पर फोन मिलाया तो सीधे ये सैटेलाइट पर जाए, ये रेडियो तरंगे सीधे यहां पर पहुंच जाए जहां पर आप बात करना चाहें, ये नहीं होता है। पहले आपका फोन जो है वो सैटेलाइट, आप जब किसी नंबर डायल करते हैं तो आपका नेट जो कह सकते हैं कम्युनिकेशन होता है वो जिस कंपनी का आप सर्विस प्रोवाइडर होता है उसके टावर तक जाती है कम्युनिकेशन, फिर सैटेलाइट को, फिर उसके दूसरे टावर को, और फिर उसके बाद उस टावर से जाकर आप जिससे बात करना चाहते हैं उसको कनेक्ट होती है कॉल। तो इस तरीके का पूरा सिस्टम होता है। यह सिस्टम इसलिए बनाया जाता है कि कम से कम सैटेलाइट को भेजकर हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट ले सकें, ठीक है। क्योंकि सैटेलाइट को भेजना बहुत महंगा होता है, तो आप बहुत सारे सैटेलाइट भेजने पड़ेंगे। अगर डायरेक्ट सैटेलाइट टू सैटेलाइट आप संपर्क करना चाह रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत है कि बहुत सारे आपको सैटेलाइट भेजने पड़ सकते हैं। तो यहां पर क्या किया जाता है कि डायरेक्ट सैटेलाइट से संपर्क न कराकर छोटे छोटे टावर्स लगाकर उनकी मदद से हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। यह तरीका होता है नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली होता है। अब हो क्या रहा है कि कुछ ऐसी जगहों पर जहां पर हमारे ये वोडाफोन है या फिर हमारा जियो है, इसका नेटवर्क वहां पर नहीं है। मान लीजिए कुछ जैसे कारगिल जैसी जगहों पर, या हो सकता है नॉर्थ ईस्ट का कोई रीजन है, पूर्वोत्तर के क्षेत्र हैं, वहां पर मान लीजिए वहां पर वोडाफोन का नेटवर्क नहीं है, वोडाफोन के टावर्स नहीं लगे हैं, वहां पर जो है वो किसी तरीके की सर्विसेज नहीं प्रोवाइड होती हैं। तो अब वहां के लोग अगर कम्युनिकेट करना चाहें तो वो कैसे करेंगे? दिक्कत है ना कि भैया वहां पर जब वोडाफोन का नेटवर्क ही नहीं है, वहां पर टावर ही नहीं है, जियो के टावर ही नहीं है, जियो का नेटवर्क नहीं है, तो वो लोग कैसे इंटरनेट का फायदा ले सकें या मोबाइल पे बात कर सकें? तो क्या करना चाहिए? तो उनके लिए पूरे देश के लिए नहीं, मतलब आप अगर ऐसी दूरस्थ जगहों पर नहीं रह रहे हैं तो आपके लिए ये सर्विस नहीं है, लेकिन उन जगहों के लिए सर्विस शुरू की गई है जिसका नाम डायरेक्ट टू डिवाइस सर्विस है, जो जहां पर इस तरीके के सर्विस प्रोवाइडर जियो, वोडाफोन, इन सब का नेटवर्क नहीं है, जहां पर उनके जो है वो क्या बोलते हैं, टावर नहीं है, उन लोगों के लिए सर्विस शुरू की गई जिसका नाम डायरेक्ट टू डिवाइस सर्विस है। इसकी शुरुआत जो की है वो बीएसएनएल ने, यानी कि जो बीएसएनएल जो भारत का खुद का जो है वो सर्विस प्रोवाइडर है, सरकारी दूरसंचार प्रदाता है बीएसएनएल ने, और साथ ही साथ अमेरिकी कंपनी वायसैट ने। तो अमेरिकी कंपनी वायसैट ने और भारत के बीएसएनएल ने मिलकर उन जगहों के लिए जहां पर मोबाइल नेटवर्क सिस्टम सही नहीं है, उनके लिए यह सर्विस
शुरू की है जिसका नाम डायरेक्ट टू डिवाइस सर्विस है। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें क्या किया जाएगा, सीधे सैटेलाइट की मदद से कम्युनिकेशन करवाया जाएगा। मतलब आप यहां के लोग अगर इसकी मदद से यानी डायरेक्ट टू डिवाइस सर्विस की मदद से अगर आप फोन वहां पर ऐसी जगह पे रहते हैं, ठीक है, जहां पर नेटवर्क नहीं है, तो वहां पर क्या है, वायासेट और बीएसएनएल मिलकर ऐसी सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप मोबाइल फोन डायल करेंगे, सीधे आपकी रेडियो कनेक्शन जो है यानी रेडियो कनेक्टिविटी, रेडियो तरंगे सीधे सैटेलाइट को जाएंगी, सैटेलाइट से फिर सीधे उस डिवाइस को पहुंचेंगी जिस डिवाइस से आप संपर्क करना चाह रहे हो। ठीक है, सीधी सी बात है। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन होगा, डायरेक्ट टू डिवाइस कम्युनिकेशन होगा, इसी वजह से इसे कहा गया डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी। ठीक है, तो इससे यह हो पाएगा, इससे क्या होगा, हम उन जगहों पर भी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे जहां पर नॉर्मल जो है सर्विस प्रोवाइडर जाने से हिचकते हैं, या वहां पर सर्विस पैसा कम वहां पे मिलता है, वहां पे लोग कम रहते हैं, तो वहां पर जो है, क्योंकि इतना बड़ा अगर वो खर्चा उठाएं, पता लगा वहां पे टावर और लगवा दें और वहां पर सिर्फ हमारे उनके कस्टमर 2 4 10 50 100 हो, तो फिर ऐसा खर्च नहीं करना चाहती है ना कंपनियां। तो ऐसी जगह खर्चा नहीं कम मतलब खर्चा नहीं करना चाहती हैं कंपनियां, तो ऐसी जगह पे सर्विस प्रोवाइड नहीं हो पाती है, यानी कि इंटरनेट की सर्विसेज या मोबाइल फोन की सर्विसेज नहीं होती हैं। तो उनके लिए यह काम किया गया है, किसने, बीएसएनएल और वायासेट ने मिलकर किया है कि अब वहां वो लोग डायरेक्ट टू डिवाइस सर्विसेज का फायदा ले सकेंगे और बेहतरीन जो है इंटरनेट का उपयोग कर सकेंगे, बेहतरीन जो है मोबाइल फोन का उपयोग कर सकेंगे। तो ये डायरेक्ट टू डिवाइस इसलिए कहा जाता है क्योंकि सीधे डिवाइस से रेडियो तरंगे गई सैटेलाइट को, सैटेलाइट से फिर डायरेक्ट डिवाइस तक गई, इसी वजह से इस सर्विस को कहा जाता है डायरेक्ट टू डिवाइस सर्विस। तो इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड की गई है। तो होप की अच्छा इंडिया इसको 2024 में प्रपोज किया गया था और फाइनली इसको अप्लाई कर दिया गया है। तो होप कि बच्चों ये सारी की सारी न्यूज़ बहुत ही महत्वपूर्ण थी और बहुत ही ज़्यादा एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट थी और बहुत मज़ा भी आया होगा होप कि ये सारी की सारी न्यूज़ सुनने के बाद। तो होप कि आप लोगों ने इसको काफ़ी इंजॉय किया होगा। तो इस हफ्ते ये टॉप न्यूज़ थी जिन पर हम लोगों को जानना चाहिए था, हम लोगों को ने इसके बारे में जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक में और नई साइंस एंड टेक्नोलॉजी की घटनाओं के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।